हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं सीबीएसई एनसीईआरटी बुक का हिस्ट्री को लेकर के आए हैं 11 क्लास का, जिसमें आज का चैप्टर है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। और इस चैप्टर से कुछ समाधान से रिलेटेड हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो देखते हैं उस क्वेश्चन को। इसमें पहला क्वेश्चन है कि यदि आप रोम साम्राज्य में रहे होते तो कहाँ रहना पसंद करते, नगरों या ग्रामीण क्षेत्र में? नगरों में रहना पसंद करते या फिर ग्रामीण क्षेत्र में, यदि आप रोमन साम्राज्य में रहे होते तो? और क्या कारण इसका बताइए कि अगर आप नगर में रहना चाहेंगे तो क्या कारण था, क्या कारण से रहना चाहते, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहना चाहते तो क्या कारण था इसका ग्रामीण क्षेत्र में रहने का। तो इसको आप बताइए कि रोमन साम्राज्य में अगर आप होते तो किस प्रकार का क्षेत्रों में रहने के लिए पसंद करते। तो आपको पता होगा, जैसे हम लोगों ने जब चैप्टर को पढ़ा था, कि रोम साम्राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ साम्राज्य है। इसके विशाल राज्य क्षेत्र में आज का अधिकांश यूरोप और उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र यानी पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था रोम साम्राज्य में। तो रोमन साम्राज्य के जो लोग थे, वो शहर में रहने वाले लोगों का फसल कटाई के शीघ्र बाद ही, हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि जो रोमन साम्राज्य के लोग थे, शहरी लोग थे, उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के द्वारा जब फसल की कटाई किया जाता था तो फसल की कटाई के शीघ्र बाद ही अगले पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न अपने भंडारों में भर लेने का एक रिवाज था रोमन साम्राज्य में। शहरी लोगों के द्वारा पूरे अनाज को शहर में खरीद करके ले लाया जाता था और उसको खदान को भर लिया जाता था। और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को फसल उपजाने के बावजूद भी उन लोगों को पूरे वर्ष के लिए अनाज नहीं मिल पाता था। तो ये स्थिति थी। सारा गेहूं, जौ, सेम जैसे जो फसलें हुआ करती थी, मसूर और जो दालें हुआ करती थी, वो सारे के सारे चीज़ें को शहरियों द्वारा खरीद करके ले लाया जाता था, शहर के लोगों के द्वारा। और सर्दियों के लिए जो कुछ भी बचता था ग्रामीण लोगों के लिए, वही खा करके ग्रामीण लोग वहाँ अपना जीवन यापन करना पड़ते थे। कभी कभी तो उन लोगों के पेड़ों की टहनियाँ, पेड़ों की छालें, जड़ें, झाड़ियाँ, इस प्रकार से पेड़ पौधों को और पत्ते को खा करके अपना प्राण को बचाना पड़ता था ग्रामीण लोगों को। जब हम लोग ने चैप्टर में पढ़ा था तो इस बात को देखा था। तो देखते हैं कि यदि आप रोमन साम्राज्य में रहे होते तो कहाँ रहना पसंद करते, ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में, क्या कारण था। तो इसका उत्तर है कि यदि मैं रोम साम्राज्य में रहा होता तो नगरों में रहना पसंद करता। क्या कारण? क्योंकि हम लोग चैप्टर में पढ़ा था कि नगर के लोग ज़्यादा खुशहाल थे। खुशहाल होने का कारण ये था कि नगर के लोगों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से पूरा अकाल पड़ने के समय में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से पूरे वर्ष के लिए अनाज का जो भंडार होता था उसको शहर में ले लाया जाता था। तो इस प्रकार से वहाँ के लोगों को मनोरंजन का भी साधन था, हर तरह का शहरी लोगों के लिए व्यवस्था थी। तो अगर हर तरह का व्यवस्था रहेगा, खुशहाल जीवन जहाँ रहेगा जीने का, तो वहीं लोग रहना पसंद करते। तो स्वाभाविक है कि अगर मैं भी रोम साम्राज्य में रहे होते, हम भी रोम साम्राज्य में अगर रहे होते तो हम भी शहरी क्षेत्र में ही रहना पसंद करते। तो यदि मैं रोम साम्राज्य में रहा होता तो नगरों में रहना अधिक पसंद करता, क्योंकि रोम में कार्थेज, सिकंदरिया, एंटियोक आदि नगरों में लोगों के जीवन ग्रामीण लोगों के जीवन की अपेक्षा ज़्यादा सुरक्षित था। शहरी जीवन की अनेक महत्वपूर्ण विशेषताएं थी कि जो लोगों की अपनी ओर आकर्षित करती थी। नगर विभिन्न उद्योगों का केंद्र था। नगर में बहुत तरह के उद्योग धंधे भी थे और प्रायः व्यवसायिक गतिविधियां यहीं से संचालित की जाती थी, नगरों से ही। तो नगर प्रशासनिक इकाइयों के रूप में क्रियाशील था, इसलिए वहां पर लोगों की सुख सुविधाओं का ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, सुख सुविधाओं पर। तो नगर में रहने से एक लाभ था, यह था कि वहाँ खदानों की कमी नहीं होती थी। वहाँ अकाल के दिनों में भी लोग अपना जीवन सुखमय ढंग से व्यतीत करते थे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के किसान अपनी जिंदगी पेड़ों की पत्तियों, जड़ें, छाले, झाड़ियाँ आदि खाकर बचाते थे। नगरों में उच्च स्तर के मनोरंजन भी उपलब्ध थे,
जैसे एक कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष में कम से कम 176 दिन लोगों के मनोरंजन के लिए कोई न कोई कार्यक्रम चलता रहता था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रोमन साम्राज्य में अगर रहे होते तो शहरी क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अध्याय में उल्लिखित कुछ छोटे बड़े नगरों, समुद्रों और प्रांतों की सूची बनाइए और उन्हें नक्शों पर खोजने की कोशिश कीजिए। क्या आप अपने द्वारा बनाई गई सूची में संकलित किन्हीं 3 विषयों के बारे में कुछ कह सकते हैं? तो छोटे शहर व बड़े नगर में हो जाएगा कार्थेज, सिकंदरिया, एंटियोक, बहुत ही खुशहाल शहर था, यहाँ के लोग बहुत खुशहाल रहते थे। रोम, कुस्तुनतुनिया, बगदाद, दशमिक, ये सब छोटे और बड़े शहर में आ जाता है। और समुद्र हो गया भूमध्य सागर, काला सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी। नदियां में हो गया राइन नदी और डेन्यूब नदी। जब हम लोग ने चैप्टर में पढ़ा था तो राइन और डेन्यूब नदी को भी देखा था। दजला और फरात नदी, नील नदी, ये सब नदियां जो है। तो यदि आप मानचित्र पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि अफ्रीका के महाद्वीप, यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप एक समुद्र द्वारा एक दूसरे को अलग किए हुए हैं, जो पश्चिम स्पेन से लेकर के पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ। और इस समुद्र को भूमध्य सागर कहा गया है। इसी समुद्र को भूमध्य सागर कहा गया है। पश्चिम में स्पेन से लेकर के पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ है और इस समुद्र को भूमध्य सागर कहा गया। और ये जो भूमध्य सागर है यह उन दिनों रोम साम्राज्य को हृदय था। ये भूमध्य सागर था, रोम साम्राज्य का हृदय था। रोम का भूमध्य सागर और उत्तरी तथा दक्षिणी की दोनों दिशाओं, उत्तर दिशा और दक्षिणी दिशा, दोनों दिशाओं में सागर के आसपास इसी सभी प्रदेशों पर प्रभुत्व था रोम का। तो उत्तर में साम्राज्य की सीमा का निर्धारण 2 महान नदियां थी, राइन और डेन्यूब नदी। तो राइन और डेन्यूब नदी 2 महान नदियां थी और नदियां हुआ करता था। और दक्षिण सीमा सहारा नामक, और दक्षिण में, उसके दक्षिण में सहारा नामक जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो विस्तृत रेगिस्तान से बनती थी। तो इस प्रकार से नदियां हो गया राइन नदी, डेन्यूब नदी। और प्रांत में हो गया गाल, आधुनिक प्रांत, और डिस्पेनिया उत्तरी स्पेन, और बेटिका दक्षिणी स्पेन, नुमुदिया अल्जीरिया का उत्तरी भाग, ट्यूनिशिया और केपेनिया इटली में, और मैसिडोनिया यूनान में आदि। तो मानचित्र कार्य में, मानचित्र में आप देखेंगे तो आपको सब देखने को मिल जाएगा। और 3 विषय का वर्णन इस प्रकार से है कि रोम साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्रों पर कुशल प्रशासन की स्थापना में इन नगरों की अहम भूमिका थी। सरकार इन्हीं नगरों की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाती थी। इसके अतिरिक्त इन नगरों की खास विशेषता थी कि सिकंदरिया यूनानी रोमन साम्राज्य जगत का संभवतः सबसे बड़ी बंदरगाह था, सबसे बड़ा बंदरगाह था सिकंदरिया साम्राज्य का। इस नगर की गणना रोम साम्राज्य के 3 बड़े नगरों में की जाती है। इन नगर के अतिरिक्त रोम और एंटियोक रोम के अन्य 2 सबसे बड़े नगर थे। और दूसरा है कि भूमध्य सागर के रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता था। भूमध्य सागर को रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता था। भूमध्य सागर और उत्तर एवं दक्षिण दोनों दिशाओं में सागर के समीप सभी क्षेत्रों पर रोम साम्राज्य का एक अधिकार स्थापित था। यही कारण था कि भूमध्य सागर को रोम का हृदय कहा जाता था। और तीसरा है कि रोम साम्राज्य के उत्तर में राइन और डेन्यूब नदियां थी, साम्राज्य की सीमा निर्धारित करती थी। जो राइन और डेन्यूब नदी थी रोम साम्राज्य के उत्तर में, ये राइन और डेन्यूब नदी साम्राज्य की सीमा निर्धारित करती थी। साम्राज्य की राइन और डेन्यूब नदी दोनों साइड से सीमा निर्धारित करती थी। ये राइन और डेन्यूब नदी के लास्ट तक उसका सीमा था, तो उसको निर्धारित करती थी राइन और डेन्यूब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि यदि आप रोम की एक गृहिणी हैं जो घर की जरूरत की वस्तुओं की खरीदारी की सूची बना रही हैं, तो अपनी सूची में आप कौन कौन सी वस्तुएं शामिल करेंगी? तो रोम साम्राज्य आर्थिक रूप से एक संपन्न साम्राज्य था। हम लोगों ने चैप्टर जब पढ़ा था तो देखा था कि रोम साम्राज्य एक संपन्न साम्राज्य था, आर्थिक रूप से संपन्न, वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी। तो रोम साम्राज्य आर्थिक रूप से संपन्न साम्राज्य था
वहाँ के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन बड़े चाव से करते थे। मांसाहारी लोग भी थे और शाकाहारी लोग भी थे। तो इस प्रकार से मांसाहारी भी और शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे रोमन साम्राज्य के लोग। इसके अतिरिक्त वे पोशाक, आभूषण, मनोरंजन के शौकीन थे। मनोरंजन के बहुत ज़्यादा शौकीन थे और पोशाक और आभूषण भी पहनते थे वहाँ के लोग। उपरोक्त वर्णित दशा को ध्यान में रखते हुए यदि मैं रोमन साम्राज्य में एक गृहिणी होती तो अपने घर परिवार की जरूरत की वस्तुओं की खरीदारी की सूची इस प्रकार से बनाती, जैसे खाद्य सामग्री में हो गया रोटी, मक्खन, अंगूरी, बिस्किट, जैतून का तेल, खास करके जैतून का तेल वहाँ बड़े पैमाने पर जैतून का तेल का उपजाया जाता था। अंडे, दूध, मांस, चीनी, तेल आदि खाद्य सामग्री में हो गया। पहनने योग्य सामग्री में होगा स्त्री एवं पुरुष दोनों के पहनने के लिए वस्त्र और स्वर्ण चांदी के गहने आदि। सफाई करने हेतु सामग्री कपड़ा धोने और नहाने का साबुन, झाड़ू और क्योंकि गृहिणी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है सफाई। और बच्चों के लिए सामग्री, तो बच्चों के लिए खिलौने, दवाइयाँ, पुस्तकें, कॉपियाँ, पेंसिल और मनोरंजन के सामान, खिलौने आदि ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी। तो इसका भी लिस्ट जरूर शामिल करते। अच्छे बर्तन और सजावट की वस्तुएं जो एक गृहिणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री होती है सारी चीज़ें। तो ये सब सारी चीज़ों को खाद्य सामग्री और पहनने योग्य सामग्री, सफाई करने सामग्री, बच्चों के लिए जो सामग्री होनी चाहिए वो सभी को शामिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि रोमन सरकार ने चांदी में मुद्रा को ढालान क्यों बंद किया होगा और वह सिक्के के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग करने लगे थे? तो प्रारंभ में रोम साम्राज्य में चांदी की मुद्रा का चलन था। दिनारियस रोम का एक प्रसिद्ध सिक्का था। दिनारियस रोम का एक प्रसिद्ध सिक्का था। सिक्कों को ढालने के लिए चांदी स्पेन की खानों से आती थी। चांदी कहाँ से आती थी? स्पेन की खान से आती थी सिक्कों को ढालने के लिए चांदी। लेकिन रोमन सरकार ने चांदी में मुद्रा को ढालना बंद कर दिया क्योंकि प्रवर्ती साम्राज्य में स्पेन के खानों में चांदी मिलनी बंद हो गई थी और सरकार के पास चांदी के मुद्रा के प्रचलन के लिए पर्याप्त चांदी नहीं रह गई थी। और सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की थी। तो यहाँ तक कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने सॉलिडस नामक जो सोने का सिक्का चलाया था, हम लोग जब चैप्टर में भी पढ़ा था, तो सॉलिडस नामक शुद्ध सोने का सिक्का था, उसके बारे में भी पढ़ा था, जिसका वजन था 4.5 ग्राम। तो प्रवर्ती पूरा काल में स्वर्ण मुद्राएं ही व्यापक रूप में प्रचलित थी। इसका कारण यह था कि अन्य देशों के व्यापारियों को स्वर्ण मुद्रा से भुगतान किया जा सके और वह मना ना कर सके। इसके अतिरिक्त रोमन साम्राज्य में सोने की कमी नहीं थी। साम्राज्य को अकेले हेराल्ड के राज से ही, सिर्फ हेराल्ड राज से ही प्रतिवर्ष 1,25,000 किलोग्राम सोना प्राप्त होता था। यही कारण था 1,25,000 किलोग्राम सोना प्राप्त होता था। तो यही कारण था कि सोने के सिक्के निस्संदेह लाखों करोड़ों की संख्या में प्रचलित थी। यहाँ तक कि रोम साम्राज्य के अंत होने के पश्चात भी इन सिक्कों का प्रभाव कायम रहा और मुद्राओं का प्रचलन रहा। तो वर्तमान के समय में नई प्रौद्योगिकी व धातु के विषय में ज्यादा जानकारी के कारण एल्युमिनियम, तांबे तथा मिश्र धातुओं के सिक्कों की भी ढलाई की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेप में निबंध लिखने के लिए दिया गया है कि अगर सम्राट त्राजान भारत पर विजय प्राप्त करने में वास्तव में सफल होते और रोमवासियों के इस वेश पर अनेक सदियों तक कब्जा रहा होता, तो क्या आप सोचते कि भारत वर्तमान समय में के देश से किस प्रकार भिन्न होता? हम लोगों ने जब चैप्टर को पढ़ा था तो सम्राट त्राजान के बारे में भी पढ़ा था। सम्राट त्राजान ने भारत को विजय प्राप्त करने के लिए कल्पना कर रहा था कि भारत पर विजय करे और बहुत ही ललायत नजरों से भारत को देख रहा था और भारत को विजय प्राप्त करने के लिए सोच रहा था, उसका मन में चल रहा था। इसका कैसियस डियो ने इसकी पुष्टि की है इस बात को लेकर के कि उसने किस प्रकार से ललायत नजरों से देख रहा था और चाह रहा था कि काश वह सिकंदर जैसा जमान होता तो भारत को जीत पाता। त्राजान फरात नदी के रास्ते आगे की ओर बढ़ता हुआ पार्थियन की राजधानी टेसीफून तक चला गया था और वहां फारस की खाड़ी के सिरे पर पहुंच गया था ताकि वह भारत को जीत सके।
तो यदि सम्राट ट्राजान भारत पर विजय प्राप्त करने में वास्तव में सफल रहा होता तो रोमवासियों के इस देश पर अनेक सदियों तक कब्जा रहा होता और भारतीय संस्कृति, शिक्षा, धर्म, भाषा, कला, साहित्य, संगीत, वास्तुकला, वेशभूषा, स्थापत्य कला आदि पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ता। और जब भी दो भिन्न भिन्न संस्कृतियां आपस में एक दूसरे से परस्पर मिलती हैं तो उन दो संस्कृतियों के मध्य कुछ सांस्कृतिक तत्व आत्मसात कर लिए जाते हैं और कुछ को त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार एक नए सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का जन्म होता जिसमें दोनों संस्कृतियों के तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में दिखाई देते। इसके अतिरिक्त कोई भी बाह्य शासक यदि किसी देश पर आक्रमण करता है तो उसका उद्देश्य उस विजित देश का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से शोषण करना ही होता है। उसका मूल उद्देश्य उस देश की सभ्यता को नष्ट करना होता है। तो अपनी सभ्यता व अपने धर्म का विस्तार और प्रचार प्रसार करना होता है उस सम्राट को। जैसा कि बाबर भारतीय संस्कृति को तहस नहस व लूटपाट के उद्देश्य भारत आया था, किंतु इसकी संस्कृति विविधता के आगे उसका सारा चकनाचूर हो गया, सारा अहंकार बाबर का चकनाचूर हो गया था। भारतीय संस्कृति की यही विशेषता रही है कि उसने सदैव दूसरी संस्कृतियों को, अच्छाइयों को आत्मसात किया है। जो दूसरी संस्कृति से जो अच्छाई मिलता था उसी को भारत ने आत्मसात किया है। ये एक बहुत बड़ी भारत के लिए विशेषता है। तो जैसे आप हम देखते हैं कि मुगलों के पश्चात अंग्रेज लोग भी भारत आए और वे भी एक प्रकार के आक्रमणकारी ही थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति को पूर्ण रूप से प्रभावित किया, लेकिन भारतीय संस्कृति ने अपने स्वाभाविक रूप को पूर्ण रूप में नहीं बदला, बल्कि अंग्रेजी संस्कृति को भी अपने भीतर समाहित कर लिया। सोचिए, ये प्रवृत्ति थी, ये एक विशेषता थी यहाँ के लोगों की कि अपनी जो संस्कृति है, भारत के लोगों को, भारतीय लोगों को अपनी संस्कृति को नहीं भूल करके जो दूसरे की संस्कृतियां, जो अच्छी संस्कृति हुआ करती थी, उसको इन्होंने भारतीय ने आत्मसात कर लेता है। तो इसी प्रकार से जब अंग्रेज भी, मुगल सम्राट के बाद जब अंग्रेज आता है तो वह भी भारत को बदलना चाहता, भारत की संस्कृतियों को बदलना चाहता था, लेकिन यहाँ के लोगों ने अपनी संस्कृति को ना बदल करके बल्कि अंग्रेज की संस्कृति को अपने भीतर समाहित कर लिया। तो इसी प्रकार यदि सम्राट ट्राजान भारत विजय में सफल रहा होता तो आज का भारत अवश्य ही कुछ भिन्न होता। संस्कृति क्षेत्र में कला, भवन निर्माण कला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला या फिर नमूना रोमन कला के आधार पर होता। अनेक रोमन प्रांतों की भांति यहाँ छोटे छोटे राज्य स्थापित होते। ईसाई धर्म में राजधर्म के रूप में घोषित हो जाता। दास प्रथा को बढ़ावा मिलता, क्योंकि वहाँ पर दास प्रथा थी। दास प्रथा बहुत ही, दासों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था रोमन साम्राज्य में, तो स्वाभाविक है उसका भी प्रभाव यहाँ जरूर पड़ता। तो भारत का शोषण आर्थिक आधार पर होता, जैसा कि अंग्रेजों ने लगभग 2 वर्षों तक किया था। तो इसी प्रकार कहा जा सकता है कि आज का भारत ट्राजान के आक्रमण से निस्संदेह भिन्न होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसमें से रोमन साम्राज्य और अर्थव्यवस्था को आपकी दृष्टि में आधुनिक दर्शाने वाले आधारभूत अभिलक्षण चुनिए। तो रोमन साम्राज्य को आधुनिक दर्शाने वाले अभिलक्षण में पहला अभिलक्षण है, रोम साम्राज्य की अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक विशेषताओं में से प्रमुख विशेषता यह थी कि उस समय साम्राज्य में एकल परिवार का प्रचलन व्यापक स्तर पर था। पिता से जब उसका पुत्र वयस्क हो जाता था तो वो पिता से भी अलग हो जाता था, अपने वयस्क भाइयों के साथ भी एक साथ नहीं रह पाता था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि रोमन साम्राज्य में एकल परिवार का प्रचलन व्यापक रूप से था। तो वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवार में नहीं रहता था, वयस्क भाई भी ज्यादातर अलग ही रहते थे। दूसरी तरफ दासों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था। और दूसरा पॉइंट यह है कि गणतंत्र के परवर्ती काल 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक विवाह का ऐसा रूप प्रचलित था जिसके अंतर्गत पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं करती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार में उसका अधिकार विवाहोपरांत भी कायम रहता था। महिला को दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पिता के पास चला जाता था, किंतु महिला अपने पिता की
मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी। अपने पिता के मरणोपरांत वह अपने पिता की संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी और उसे पुरुषों की अपेक्षा अधिक विविध अधिकार प्राप्त था। इसके अतिरिक्त पति पत्नी को संयुक्त रूप में एक हस्ती नहीं बल्कि कानूनी दृष्टिकोण से अलग अलग वित्तीय हस्तियां माना जाता था। तत्कालीन समाज में तलाक देना आसान था। इसके लिए तलाक देने के लिए सिर्फ पति पत्नी के मध्य विवाह भंग करने के इरादे की सूचना ही पर्याप्त थी। बहुत ही आसानी से तलाक हो जाती थी। और तीसरा पॉइंट यह था कि प्रायः पुरुषों को विवाह की उम्र थी 28, 29, 30, 32 वर्ष और महिलाओं की विवाह की उम्र थी 16, 18, 22, 23 वर्ष। तो स्त्रियों के ऊपर उनके पति का कड़ा नियंत्रण रहता था। उनकी नियमित रूप से पिटाई भी की जाती थी। बच्चों के मामले में पिता के कानूनी अधिकार प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाले अभिलक्षण। तो रोमन साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्टियां, जैतून के तेल फैक्ट्रियां आदि की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, जिससे उसका आर्थिक आधारभूत ढांचा काफ़ी सुदृढ़ था। गेहूं, अंगूरी, शराब, जैतून का तेल प्रमुख व्यापारिक मंदी थी, जिसका तत्कालीन समाज में ज़्यादा उपभोग किया जाता था। व्यापारिक मंदी मुख्य रूप से स्पेन, गैलिक प्रांत, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र और अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली से आयात होती थी। इन फसलों के लिए इन प्रांतों में सर्वोत्तम स्थितियां उपलब्ध थी, जैसे शराब, जैतून का तेल, अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई मटकों या कंटेनरों के द्वारा हुआ करता था। हम लोगों ने चैप्टर में भी पढ़ा था कि इन मटकों और कंटेनरों के द्वारा जो तरल पदार्थों को ढुलाई किया जाता था उसको एम्फोरा कहा जाता था। तो मटके के टूटे हुए टुकड़े आज भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। रोम में मोटी टेस्टैकियो स्थल पर ऐसे 5 करोड़ से अधिक मटकों के अवशेष पाए गए हैं। स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्योग था 140 से 160 ईस्वी में चरम कस पर था, बहुत ही चरम सीमा पर था जैतून का तेल निकालने का। उन दिनों स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से कंटेनरों में जाता था और उन्हें ड्रेसल 20 कहा जाता था। उस कैंटर को क्या कहा जाता था? ड्रेसल 20, जिसका यह नाम हेनरिक ड्रेसल नामक पुरातत्वविद के नाम पर रखा गया था। उन्होंने इस किस्म के कंटेनरों का रूप सुनिश्चित किया था। ड्रेसल 20 के अवशेष भूमध्यसागरीय क्षेत्रों के अनेक उत्खनन स्थलों से प्राप्त हुआ है और इन साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि स्पेन में जैतून का तेल का व्यापार बहुत ही व्यापक स्तर पर था। तो व्यापारिक गतिविधियां का साथ साथ प्रांतों की समृद्धि उनकी वस्तुओं की गुणवत्ता और उनके व्यापक तथा परिवहन की क्षमता के अनुसार अधिक या कम होती चली गई। तो ये थे इस चैप्टर से कुछ समाधान से संबंधित चैप्टर क्वेश्चन, तो जिसको हम लोगों ने अभी तक देखा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चैप्टर पढ़ने के बाद इसलिए हम इस क्वेश्चन को लेकर के आए थे क्योंकि चैप्टर पढ़ने के बाद अगर इसको हम देखते हैं तो पूरी तरह से चैप्टर कवर हो रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से। और चैप्टर जो पढ़े हैं उसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये सारे जितने भी क्वेश्चन थे उसमें सारे महत्वपूर्ण पॉइंट लगभग आ गया है। इसलिए हम इस समाधान से रिलेटेड इस क्वेश्चन को लेकर के आए थे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।